जहां तक मेरा सवाल है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लेवी एंड चार्ज कराया था। वहां पर मैंने लेवी के बारे में कुछ बोला था। चार्ज तो बहुत सारा चल रहा था, सप्लाई का डिफरेंट इसमें। तो जितना तक है, कल का क्लास नंबर 6 था, जीएसटी क्लास नंबर 6 एक बार ओपन करते हैं। लास्ट जो पार्ट है, आई थिंक, हाँ, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी। वहां पर क्या बोल रहा है भाई? जीएसटी किसके ऊपर चार्जेबल होगा? आप लोगों का आंसर होगा सर सप्लाई के ऊपर। वो चाहे सिंगल सप्लाई हो, वो चाहे मिक्स सप्लाई हो, चाहे कंपोजिट सप्लाई हो। नाउ चार्ज तो इसके ऊपर होगा, लेकिन कलेक्शन कैसे होगा? बोल रहा है अंडर सेक्शन 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट देयर शैल बी लेविड, मतलब देयर शैल बी imposed of CGST on all interstate supplies of goods and services or both, except supply on alcoholic liquor for human consumption on the value determined by under section 15 at a such rate not exceeding 20% collected and shall be paid by the taxable person. नाउ यहां पर एक बात तो तय हो गया है, सीजीएसटी किसके ऊपर लगेगा? इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर बोल दिया है, अल्कोहलिक लिकर छोड़ के। किसके ऊपर? वैल्यू के ऊपर। वैल्यू कैसे डिटरमिन होगा? सेक्शन 15 में मैं पढ़ूंगा। एट सच रेट, कौन सा रेट में बोल दिया है? जो रेट, सच रेट का मतलब जो रेट स्पेसिफाई करेगा, लेकिन वो रेट 20% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सर हम लोगों ने तो 28% तक पढ़ा है। अरे भाई 28% का पढ़ने का मतलब ऐसा कुछ नहीं है। आपको 28% तो आप पढ़े हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन वो सिंगल रेट का 20% बोल रहा है। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का मिला के वो 40% हो सकता है। कलेक्टेड एंड शैल बी पेड, कौन पेड करेगा? टैक्सेबल पर्सन। ओके। 7(1) बोल रहा है देयर शैल बी लेविड ऑफ एसजीएसटी। ये कौन सा एक्ट में है? सीजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। अच्छी तरह समझिए, सीजीएसटी एक्ट मतलब सेंट्रल का पावर जो 20% तक कर सकता है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर। एसजीएसटी एक्ट मतलब स्टेट का पावर। सर कोई एक एक्ट है एसजीएसटी एक्ट? आपका स्ट्रेट आंसर होगा नो। आपका आंसर होगा हर स्टेट के लिए अलग अलग एसजीएसटी एक्ट होगा। हर स्टेट मतलब दिल्ली के लिए एक, यूपी के लिए एक। सर आपने दिल्ली क्यों बोला? दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली का यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भी तो है, मतलब दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर भी है, मतलब उसका आईन सभा होता है जो, वो भी है दिल्ली में। मतलब दिल्ली का असेंबली है, जिसका असेंबली है वो कानून बना सकता है, तो दिल्ली भी कानून बना सकता है। तो अंडमान निकोबार नहीं, उसका कोई असेंबली नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो उसका कानून कौन ट्रीट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए उसके लिए यूटीजीएसटी। चंडीगढ़, सर उसका भी कानून कुछ नहीं है, तो वो भी कौन ठीक करता है? यूटीजीएसटी। तो हर यूनियन टेरिटरी जिसके लिए कोई असेंबली नहीं है, तो उसके लिए हो जाता है यूटीजीएसटी। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी है लेकिन उसके लिए असेंबली भी है, आई थिंक एग्जांपल है पौंडीचेरी, दिल्ली, ये सब के लिए अलग से का असेंबली है, तो ये लोगों के लिए एक ही नियम लागू होता है, उसका रेस्पेक्टिव एसजीएसटी। कर्नाटका रेस्पेक्टिव एसजीएसटी। तो एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी में सेक्शन 7(1), यूटीजीएसटी में तो 7(1) ही है, लेकिन हर एसजीएसटी में सेक्शन 7(1) में है और नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूं 7(1) में ही है।
there shall be levied of SGST on all intrastate supply. इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब क्या है बेटा? विद इन द स्टेट सप्लाई के ऊपर आपका एसजीएसटी लगेगा। मतलब 91 एंड 71 को कंबाइंड रीड कर तो क्या आएगा? इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी भी इंपोज करेगा गवर्नमेंट अंडर सीजीएसटी एक्ट, एंड इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर यूजीएसटी एसजीएसटी इंपोज करेगा कौन? रेस्पेक्टिव स्टेट। तो ये दोनों किसके ऊपर चार्ज होगा? वैल्यू के ऊपर। वैल्यू मतलब जो वैल्यू डिटरमिन होगा, दैट इज सेक्शन 15 में हम लोग सीखेंगे कुछ दिन बाद ही। एंड रेट नॉट 20%। बाबा रे, यूनियन टेरिटरी एक बार बोलूं ना सर। not exceeding 20% collected and shall be paid by con and shall be paid by the taxable person. Same way में under section 5(1) of IGST Act बोल रहा है इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर, जहां पर सेम आई वर्ड लेकिन वहां पर सिर्फ सेंट्रली टैक्स लेता है, इसलिए उसका रेट क्या कर दिया है? 40%. सो ये था लेवी एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी। अनीशा हैज रेज्ड द हैंड्स। देखते हैं अनीशा क्या बोलते हैं। अनीशा बोलो। স্যার ইউনিয়ন টেরিটরির ব্যাপারে একবার বলুন না। ইউনিয়ন টেরিটরি মানে হচ্ছে যেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিজে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সামাল দেয়, তার কোনো স্টেট অ্যাসেম্বলি নেই। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये सब यूनियन टेरिटरी है जहां का खुद का स्टेट असेंबली नहीं है। वहां का गवर्नर भी राष्ट्रपति होता है। और दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली के ऊपर खुद का दिल्ली का असेंबली है, पांडिचेरी का असेंबली है। सो यूनियन टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट टेरिटरी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी इतना के लिए, सेंट्रल के लिए तो सीजीएसटी, और जहां इंटर के लिए, और अदरवाइज केस में एसजीएसटी हर स्टेट का, और अगर स्टेट का खुद का एक्ट नहीं है तो यूटीजीएसटी, सिंपल वर्ड। और इंटरस्टेट सप्लाई के लिए आईजीएसटी। ओके, अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई क्या है? इंटरस्टेट सप्लाई क्या है मैंने बोल दिया था। क्या बेटा? सर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई স্টেটের সঙ্গে অন্য স্টেটে যদি place of supplier in the same state, intra, place of supplier and place of supply in a two different state, interstate. इंट्रास्टेट में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगता है, और इंटर में आईजीएसटी लगता है। डन। चलिए, CGST, charge of CGST, supply of goods, service और both। चार्ज जीएसटी में किसका ऊपर होता है? सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। सीजीएसटी, यूजीएसटी will be levied on इंट्रास्टेट सप्लाई, एंड आईजीएसटी इज एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई, जो मैंने डिस्कस किया था। लेवी, लेवी तो मैंने बोल दिया, लेकिन यहां पर टैक्सेबल पर्सन दो कैटेगरी का होगा। अंडर फॉरवर्ड चार्ज, मतलब टाइप्स ऑफ चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज रादर टाइप्स ऑफ चार्ज करूंगा मैं। Under forward charge, the supply is chargeable in the hands of supplier on the supply of goods or services or both. Forward charge में किसके ऊपर चार्ज होगा? The supply is chargeable. Supply तो chargeable है ही, किसके हाथ में? In the hands of supplier, that is called forward charge. मतलब taxable person कौन होगा? Taxable person होगा supplier।
Under reverse charge, the supply is chargeable in the hands of the supply is chargeable in the hands of, किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? Recipient of the goods or services or both. तो टैक्सेबल पर्सन का नाम क्या होगा? टैक्सेबल पर्सन का नाम होगा रेसिपिएंट. रेसिपिएंट स्पेलिंग देख लीजिएगा, RECIPIENT. इंग्लिश में गलती नहीं होना चाहिए, हाथ में लिखिए. रेसिपिएंट मतलब बहुत सारा सिचुएशन में जहां पर रेसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ता है. इवन एक जिम्मेदारी है सप्लायर का, अल्टीमेटली रेसिपिएंट को ही टैक्स इंपैक्ट रेसिपिएंट को ही आएगा, लेकिन पेमेंट कौन करेगा, किससे कलेक्ट होगा? नॉट फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर से कलेक्ट होगा, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट से कलेक्ट होगा. तो कौन कौन सा आइटम है? कुछ स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज जिसमें बोल दिया गया है जीएसटी इज पेड आरसीएम बेसिस. इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूं, जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी. जीटीए का सर्विस नेचुरली जीटीए को नहीं, सर्विस के ऊपर जो जीएसटी है जीटीए को नहीं देना पड़ता है, ये देना पड़ता है जो इससे माल खरीद सप्लाई उसका लिया है, अगर और कंपनी है तो, अदरवाइज नो. टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू आर रजिस्टर्ड सप्लायर. मतलब अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से आप लोग माल खरीदते हैं, आप लोग मतलब रजिस्टर्ड पर्सन माल खरीदता है, तो इट इज अ जिम्मेदारी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. क्या? रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी देना पड़ेगा. आई एम रिपीटिंग, नॉर्मली इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने कल लास्ट क्लास में भी बोला था, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू कलेक्ट एंड टू पे. सब एक साथ बोलो, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर जनरली टू कलेक्ट and to pay GST to the government. Okay, collect from the recipient and pay to the government. It is a normal responsibility under forward charge. But in case of reverse charge, the responsibility of payment, collection का तो बात ही नहीं है, payment to the government of GST on recipient. मतलब ठीक उल्टा, नॉर्मली जो बेचता है वही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, लेकिन वहां पर ठीक उल्टा होता है. कलेक्शन रेसिपिएंट के ही सही होता है, लेकिन पे करता है सप्लायर. लेकिन रिवर्स चार्ज में ठीक रिवर्स गियर, गाड़ी उल्टा घूमेगा. टैक्स इंपैक्ट तो आएगा रेसिपिएंट को और एक भी काम करना पड़ता है, ये टैक्स को गवर्नमेंट के घर में जमा देना पड़ता है. तो इसको बोलता है टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस. तो क्या है चार्ज? एक है फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा है रिवर्स चार्ज. इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टाइप, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेबल पर्सन? दो तरीके का टैक्सेबल पर्सन है. वन इज अंडर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल पर्सन. फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल पर्सन इज अ सप्लायर, और रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा, मतलब जो पे करने वाला है, टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा कौन? recipient of the goods. एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, थोड़ा देखिए. क्या एग्जाम्पल? Mr. Arjun is not registered in GST as इसका aggregate turnover of taxable supplies not exceed 20 lakhs. उसको रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर नहीं है. एक लिमिट है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा. He supplied goods valuing rupees 2 lakhs to AB Limited, जो कि ये क्या है? रजिस्टर्ड डीलर है. Determine the amount of GST payable if the rate of GST is 18%. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? आप लोगों को मैंने सिखाया था,
कैसे कैसे देखेंगे? 1 चार्ज, कैसे चार्ज? सप्लाई ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ सप्लाई, assuming intra-state, एक्चुअली विदाउट रजिस्टर्ड इंटरस्टेट कर भी नहीं सकते। 3 नेचर ऑफ चार्ज, अच्छा ये टैक्स चार्ज है, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ चार्ज, क्या होगा नेचर ऑफ चार्ज? फॉरवर्ड नाउ, रिवर्स, रिवर्स रिवर्स चार्ज। क्यों रिवर्स चार्ज? एज गुड्स, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है सर। goods supplied by a registered dealer to unregistered, by a unregistered dealer, by an unregistered dealer to registered dealer. Four, value of supply, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है सर? यहां पर तो बोल ही दिया है ₹2 लाख। 5 रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी, ऐसे लिख सकते हो, रेट ऑफ सीजीएसटी टोटल कितना था? 18%, तो 9%, एंड एसजीएसटी कितना? 9%, 9%. कुल मिला के 18%। 6 computation of GST, taxable supplies, taxable supplies transaction value assuming excluding GST, जो 2 लाख का फिगर दिया है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एड CGST 9% on 2 lakhs 18,000, add SGST 9% on 2 lakhs 18,000, टोटल कितना? 36,000, 2,36,000। 2 lakh. और जीएसटी गवर्नमेंट को पे करोगे, जीएसटी लायबिलिटी 36,000. 36,000 कंज्यूमर को, मतलब नॉर्मली क्या होता है 2,36,000 अगर ये रजिस्टर्ड ही होता
रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर होता तो 2,36,000 तो कलेक्ट होता था फ्रॉम रेसिपिएंट से, लेकिन पेमेंट करता कौन? सप्लायर। सप्लायर। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ठीक उल्टा होगा, वो कलेक्ट भी कर, वो पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिपिएंट के ऊपर ही चला जाएगा। दैट इज बिकॉज ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके, মানে স্যার কনজিউমারই জিএসটি ক্রিয়েট করবে আর ওই পেমেন্ট ভেরি করবে গুড, স্যার। ওই করবে। इट इज अ लाइबिलिटी, माने ओके करते ही হবে, করবে না, ওকে মাস্ট বি करना ही पड़ेगा। नाउ मैं सेम एग्जांपल एक दे के रखता हूं बिकॉज आप लोगों को लग सकता है, रादर उल्टा एग्जांपल करूंगा। एग्जाम्पल रहेगा तो आप लोगों को समझने में इजी लगेगा। चलिए, मिस्टर अर्जुन इज द रजिस्टर्ड इन जीएसटी as aggregate turnover of taxable supply exceeds 20 lakh. He has supplied good 20 lakh to every registered dealer of Bihar. Arjun of Kolkata, बोलो क्या होगा? चार्ज क्या है? टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ सप्लाई क्या है? एज्यूमिंग इंटरस्टेट सर। इंटरस्टेट। क्यों इंटरस्टेट? डिफरेंट स्टेट था। वेस्ट बंगाल, प्लेस ऑफ सप्लायर is West Bengal and place of supply is Bihar। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट सप्लाई। नेचर ऑफ चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज सर। Forward charge as the goods supplied by registered dealer to registered dealer। वैल्यू ऑफ सप्लाई बाकी सब सेम है। रेट ऑफ इंटरस्टेट तो क्या होगा? 18% आईजीएसटी। आईजीएसटी। कंप्यूटेशन क्या होगा? एड IGST 18%, 36, टोटल कितना होगा? देखो, एग्री? तो पहले एग्जांपल मैंने किसका दिया है? फॉरवर्ड चार्ज। उसके बाद एग्जांपल दिया है रिवर्स चार्ज। क्लियर और नॉट? बोलिए। স্যার এটা কি জরুরি আছে যে রেজিস্টার্ড পারসন হলে ওটা ইন্টারস্টেট হবে, না ইন্ট্রাস্টেট আমি হবে? ভাবছিলাম, বিশ্বাস কর তোরা কেউ একটা যদি প্রশ্ন করে আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম। নট এট অল। একটা খালি মনে রাখবি, রেজিস্টার্ড ডিলার ইন্টারস্টেট দুটোই করতে পারে, বাট আনরেজিস্টার্ড ডিলার উইদিন ইন্টারস্টেট ছাড়া ইন্টারস্টেট সাপ্লাই করতে পারবেই না।
तो दोनों को रजिस्टर होना पड़ेगा सर। না তাহলে ना বুঝতে পেরেছি सप्लायर আনরেজিস্টার্ড मस्ट बी হলেও रजिस्टर्ड, नेसेसरी नहीं है। স্যার যদিও আনরেজিস্টার্ড হয় তাহলেও শুধু ইন্ট্রাস্টেটই করতে পারবে ইন্টারস্টেটই যদি করতে পারবে, ভেরি গুড, কি তাহলে ও বোথ করতে পারে বোথ করতে পারবে। और सर Clear? मान लीजिए यहाँ पे जो रेसिपिएंट होता वो अनरजिस्टर्ड डीलर होता, वो रजिस्टर्ड है, तो कौन सा चार्ज होता है यहाँ पे? सुनो, अगर अनरजिस्टर्ड है बंदा, अच्छी तरह से सुनो, बंदा जिसको सेल कर रहा है, मतलब रेसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है, हम लोगों को अगर सेल करता है, हम लोग तो अनरजिस्टर्ड है, तो क्या हम लोग को जीएसटी देना नहीं पड़ता है? 100% जीएसटी देना पड़ेगा, और वो फॉरवर्ड चार्ज में ही देना पड़ेगा। मैं कैसे जीएसटी दूं? तुम कैसे जीएसटी दोगे? तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन है? तुम्हारा दूसरा सवाल हो सकता है, सर मान लीजिए मैं भी अनरजिस्टर्ड, आप भी अनरजिस्टर्ड, শুধু ইন্ট্রাস্টেড হবে স্যার एक मजे का बात बोलूं, कॉलेज के सामने एक दुकान देखे हो मोदी का? ठीक कॉलेज के हाँ गेट सर। के सामने, हाँ हाँ, घर के सामने पान वाला का, बीड़ी वाला का दुकान देखे हो? जी सर। सर जो हाँ, पर्सन रजिस्टर्ड जेरॉक्स नहीं है जहां वो तो पर जीएसटी कराने लगा के ही लिए नहीं जाते सकता। हो, दुकान देखे हो? हाँ तो उसका बिल में जीएसटी तो नहीं लगता है, और जीएसटी नहीं देगा ना। तो एकदम पूरा आछोला लेकर रेडी रहेगा। क्यों? क्योंकि सर वो रजिस्टर्ड नहीं है अंडर जीएसटी। वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, और तुमको जो सप्लाई करता है तुम भी रजिस्टर्ड नहीं हो, तो एक अनरजिस्टर्ड डीलर दूसरा अनरजिस्टर्ड डीलर को जब सप्लाई करता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। वो जो जेरोक्स करके तुमको देता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज दोनों ही अनरजिस्टर्ड है। लेकिन यही प्रिंटिंग का काम तुम एक प्रिंटिंग प्रेस से कराओ तो देखोगे पूरा आइटम के ऊपर 18% जीएसटी मार रहा है। आया समझ में बात? স্যার ও মুদি দোকানকে কখনো তো দিতে হবে স্যার কোনোদিনই ও দেবে না যতদিন ও রেজিস্টার্ড না হবে। ওর এসব, এটাই তো ছোট ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিয়ে রেখেছে। ছোট ব্যবসায়ী কি করে বুঝবো? যাদের 20 লাখ মানে ইয়ারলি এদের এগ্রিগেট টার্নওভার টার্নওভার না কিছু হয়, হবে লিমিট কিছু হবে হ্যাঁ, তখনই ওটাকে পরে জিএসটি বাড়িয়ে নাম্বার 40 লাখ করা আছে ফর গুডস এর জন্য। এগ্রি? So I think forward charge, reverse charge, clear? Now, taxable supply, non-taxable supply. Taxable supply, non-taxable supply. Non-taxable supply means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ऐसा क्या है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सप्लाई स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, मैंने बोला था जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। उसमें एग्जांपल एक था पार्लियामेंटेरियन बार असेंबली लोग में जो मिनिस्टर लोग है, जो लोग काम करता है हम लोगों के लिए, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। बुरियल ग्राउंड शमशान में जो काम करता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज सप्लाई नहीं है। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, हाई स्पीड डीजल ऑयल, ये सब के ऊपर क्या नहीं लगता है? जीएसटी अभी तक नहीं लगता है, तो ये इसका ऊपर नो जीएसटी। टैक्सेबल सप्लाई क्या है? अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज चार्जेबल टू टैक्स। ओके, तो इस सब पे सर अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता है ना, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। टू जीएसटी, चार्जेबल टू
जीएसटी। मतलब ये सब के ऊपर अभी भी वैट है, यस, नॉट ओनली वैट, सीएसटी। वैट एंड एक्साइज ड्यूटी। और अल्कोहलिक लिकर के ऊपर स्टेट वैट है, स्टेट एक्साइज ड्यूटी है, वहां पर गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, सेंट्रल का। वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर स्टेट का कोई हाथ नहीं होगा, सॉरी यूनियन का कोई हाथ नहीं होगा, पूरा ही स्टेट ही एक्साइज ड्यूटी इंपोज करेगा और स्टेट ही वैट इंपोज करेगा। इसलिए याद है जिस दिन लॉकडाउन ओपन हुआ था, पहले कौन सा दुकान ओपन किया था? लिकर। हाँ, मेरे यहाँ पर एक दुकान है, लाइन मोरलेस 2 किलोमीटर तक गया था, लॉकडाउन का सोशल 2 डिस्टेंस। दिन में सर 100 करोड़ का कलेक्शन हुआ था सिर्फ एक्साइज ड्यूटी। चलो क्या बोलेंगे। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लायर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये जानना है शेड्यूल 3 में ऐसा बहुत सप्लाई का नाम लिखा है जहां पर क्या होगा, जीएसटी नहीं लगता है। मरने के बाद जो गाड़ी जाता है, गाड़ी का बिल में जीएसटी नहीं लगता है। शमशान में जाके वहां पर जो पैसा लगता है वहां पर जीएसटी नहीं लगता है। पेट्रोल डीजल में जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन वहां पर दूसरा टैक्स लगता है, सेंट्रल का एक्साइज और स्टेट का वैट लगता है। और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर स्टेट का, अल्कोहलिक लिकर स्टेट का वैट भी लगता है और स्टेट का एक्साइज भी लगता है। तो टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नेक्स्ट, नील रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, exempted supply। nil rated supply, nil rated supply of goods or services or both which is taxable under GST but nil rate or 0%। एग्जाम्पल जागरी, सॉल्ट, ग्रेन, सीरियल्स, ये सब क्या है, जीएसटी तो लगता है लेकिन आता 0% रेट। आपको या जीरो रेटेड सप्लाई, zero rated supply is a supply of goods or services or both on which no tax is payable, however input tax credit relating to such goods is allowed to the supplier। लेकिन उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट उसको मिलता है। नॉर्मली जिसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना पड़ता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब वो गुड्स परचेस करने के टाइम जो टैक्स आपने दिया है वो फाइनली जब टैक्स पे करोगे उससे सेट ऑफ हो जाता है। तो यहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा, इवन आउटपुट टैक्स देना नहीं पड़ता है। सप्लाई इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट इज ट्रीटेड एज अ जीरो रेट सप्लाई। ओनली वन ही एग्जांपल है, दैट इज एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई माना जाता है। सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का काम होता है, इज डीम्ड टू बी द एक्सपोर्ट, उसको एक्सपोर्ट माना जाता है एंड ट्रीटेड एज अ जीरो रेट सप्लाई। স্যার নীল রেট আর জিরো রেটের মধ্যে পার্থক্য কি नील হলো एंड স্যার जीरो তাহলে? में डिफरेंस अच्छा, इसको नील रेट का मतलब है कुछ नहीं है, 0%, और जीरो रेट इसका मतलब है, जीरो मतलब नॉट एप्लीकेबल। ये एक्ट का टर्म है, मेरा टर्म नहीं है। नील रेटेड, जीरो रेटेड, वो लोगों ने स्पेशल कैटेगरी दिखाने के लिए दो अलग अलग कैटेगरी दिखाया है। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब ओनली एक्सपोर्ट, एंड नील रेटेड सप्लाई मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं है लेकिन उसका रेट ऑफ टैक्स है 0%। एक ही डिफरेंस है सर, जीरो रेटेड में तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आप मिलेगा। लोग शुगर, आप लोग जो फ्रूट्स खरीदते हैं वो क्या है,
जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो ना, नील रेटेड सप्लाई। वेजिटेबल्स खरीदते हैं नील रेटेड सप्लाई, पोटैटो खरीदते हैं नील रेटेड सप्लाई। नाउ এক্সেম্পটেড সাপ্লাই। যেগুলো নীল হচ্ছে তাদের জন্য কি পার্টিকুলার কোনো লিমিট আছে যে কারণে ওটা জিরো না বা নীল না না, এগুলোকে গভর্নমেন্ট একদম 0%, না হলে তো লোকে ঝামেলা করবে। एग्जेम्प्टेड सप्लाई, लेकिन हाँ ये गुड्स अगर पैकेज्ड है तो पैकेज जैसे ही होगा वो टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएगा। exempted supply, exempted supply means supply of any goods, service or both which is not taxable under GST। मतलब GST में टैक्सेबल होगा ही नहीं, मतलब उसको टैक्सेबल सप्लाई ही नहीं मान सकेंगे। No input tax credit relating to such goods is allowed to the supplier. These goods are exempted partially or wholly by exemption notification under section 11। तो जीएसटी में एक सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट में सेक्शन 11, जहां पर बोल रहा है भाई मैं कुछ गुड्स का लिस्ट, सर्विस का लिस्ट दे दूंगा जिसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्टेड है, जिसमें फर्स्ट आइटम है रिलीजियस सर्विस। आप लोग जो रिलीजियस सर्विस लेते हैं ना, जो बांग्ला है तो पुरोहित बोले, पंडित जी, और मुस्लिम लोगों में क्या बोलते हैं, मौलवी ना इमाम, कौन बोलता है इमाम? जो शादी ब्याह कराता है घर में तो पूजा काजी, जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप ये लोग? काजी सर का मौलवी काजी यही बोलते हैं सर। मौलवी काजी। अच्छा, वो लोग जो काम कराने के लिए आते हैं पैसा लेता है ना, फ्री लेता है सर। दिया जाता है सर, लेता है सर बस शादी जो पंडित कराएगा वो पैसा नहीं लेता है। पंडित के बारे में नहीं पूछा है मैंने, पंडित तो लेता ही है, मैं भी जानता हूँ, मेरे टाइम में लिया था 3000 रुपए। सर, दिया जाता है, लेते हैं वो लोग। लेते हैं तो तुम एक बार काम करना, नेक्स्ट बार जब पैसा देना, देने के बाद बोलिएगा आप मुझे ये दिखाइए, बिल दीजिए। हाँ करके तुमको देखेगा, बोल नमाकुल को कौन पर आता है तुमको? बोला हे सर ने बोला है। बोले कौन घटिया इंसान है सर? बोलिए माँ ये सब मत बोलिए, सर ने बोला है। बगल में अभिषेक था, एक थप्पड़ मार दिया, बोला गधा, कभी नोट्स नहीं पढ़ता है, उल्टा पुल्टा काम करता है, एस को बदनाम कर रहा है। रिलीजियस सर्विस, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, उसको एग्जेम्प्टेड करके रखा गया है। एजुकेशन, कभी स्कूल कॉलेज का बिल में देखे हो जीएसटी ऐड किया है? कॉलेज का फीस बुक में, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन फीस में कभी भी जीएसटी ऐड हुआ है? देखा है कभी? ना ना, बिकॉज वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, किराए जो देते हो, किराए का ऊपर जीएसटी लगा है? नो, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। बैंक इंटरेस्ट, मैंने बोला था एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, आप जो मेट्रो में जाते हो, टैक्सी में जाते हो, ऑटो में जाते हो, वहां पर क्या जीएसटी लगता है? नो सर। पेमेंट ऑफ टोल प्लाजा, टोल प्लाजा मतलब आप कलकत्ता से सेकंड हुगली ब्रिज जैसे देखोगे, गाड़ी लेके जाओगे, वो 10 रुपया लेता है आपसे। ये 10 रुपया में अच्छी तरह से बिल देखना, तो कहीं पर जीएसटी लिखा है या नहीं, देखोगे कुछ नहीं लिखा है। घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको निकालो, अभी देखो तो उसमें जीएसटी है और नहीं। सभी तो सप्लाई है सर, सप्लाई है लेकिन एग्जेम्प्टेड सप्लाई। रिक्रिएशन कोचिंग, रिक्रिएशन कोचिंग मतलब डांसिंग, सिंगिंग, ये सब जो सिखाता है। वायरस, ट्यूशन व जीएसटी लगना चाहिए, नहीं देता है तो मैं क्या करूं। एडमिशन टू जू म्यूजियम, पुष्पांकर गर्लफ्रेंड लेके जब जाएगा जू में ना म्यूजियम, कहां पर जाओगे पुष्पांकर? हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम मेरे साथ जाओगे, बादुर ठीक है? दिखते जाओ। यस। तो जू और म्यूजियम में आप लोग हाथ पकड़ के जब जाते हो, आप लोग अब बड़े हो चुके हो, अब तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो आप लोग जैसे ही हाथ पकड़ के 6-7 महीने बाद जाओगे, तब मेरे से आप लोगों का रिलेशन कट हो जाएगा। तब आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे जू म्यूजियम में जीएसटी नहीं लगता है।
होटल सर्विस, जो इसका टैरिफ मतलब होटल का भाड़ा है 1000 से का और उससे कम है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ये सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, मतलब वो सर्विस ही नहीं माना जाता है, उसको टैक्सेबल ही माना नहीं जाता है। ओके, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। देख लो सर, ये सब एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। मैंने तुम लोगों को दिमाग में रहने के लिए मैंने ये सब दिखाया है, ये सब थोड़ी याद रखोगे। हाँ, एक दो एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, जैसे जीरो रेटेड सप्लाई, आइदर एक्सपोर्ट करो और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन में आप गुड सप्लाई करो, जिसको एक्सपोर्ट ही माना जाता है, तो आपको जीरो रेटेड सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई को क्यों स्पेशल कैटेगरी में डाला है? बिकॉज उसका जो माल खरीदने के टाइम आपने जो जीएसटी पे किया था, माल सप्लाई करने के टाइम जीएसटी नहीं लग रहा है, लेकिन खरीदने के टाइम तो वो जीएसटी लगा था, वो जीएसटी के ऊपर आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ये सब के ऊपर कोई आईजीएसटी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज तो सप्लाई टैक्सेबली जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है। डन। तो मैंने हम सर एक बार जीरो रेटेड सप्लाई बोलूं ना सर। जीरो रेटेड सप्लाई, तो जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच इज ऑन व्हिच नो टैक्स इज पेबल। তুই বলবি স্যার নীল রেটেও তো তাই ছিল, বাট নীল রেটে দেখ নো ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট ইজ अवेलेबल, लेकिन जीरो टैक्स रेटे देख इनपुट टैक्स क्रेडिट। চল গুছিয়ে দিলাম। और এখানটায় ইনপুট স্পেশাল, হাউএভার ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট is available। ঠিক আছে গসনাফার? यस सर। ঠিক আছে, একটু হোয়াটসঅ্যাপটায় যা, তো তোদের যেতে হবে না, আমি তোদের দেখাচ্ছি। বাবা এত লোক খোলা, যেটা চেয়েছিলাম সেটাই খোলা আছে। দেখ তো কিছু দেখতে পাচ্ছিস? জানি না পারবো কিনা দেখাতে। कुछ सामने आ रहा है? सर देख तो কি আছে? देख ना सबर, सबका लैपटॉप में व्हाट्सएप में भी गया था कल। यस सर। नील रेटेड, ये सब सप्लाई है। ये नील रेटेड मतलब इसके ऊपर टैक्स 0%, राइट। ये जीरो रेटेड, देखो छवि देखो, एक्सपोर्ट, एग्जेम्प्टेड मिल्क, शुगर, ये सब क्या है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई में, और मैंने लिस्ट दे दिया एग्जेम्प्टेड सप्लाई का। नॉन जीएसटी देखो, शराब, पेट्रोल, ये सब नॉन जीएसटी आइटम है। ये छवि को एकदम याद रखना। नील जीरो, স্যার এটা কনজিউমার আর সাপ্লায়ার বোথের জন্য কি নীল মানে এরকম হবে? সরি আরেকবার বল। মানে স্যার কনজিউমারের পয়েন্ট অফ ভিউ আর সাপ্লায়ার পয়েंट ऑफ व्यू तो आलादा আছে না ना স্যার? ना 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 ना, अगर इट इज नॉट एट ऑल जीरो रेट, देन कंज्यूमर क्यों चार्ज करेगा? अगर योर रेट ऑफ परसेंटेज इज 0%, देन कंज्यूमर पे नथिंग ऑन जीएसटी। अगर এক্সেম্পটেড, কনজিউমার দেবে কেন? আলটিমেটলি যাই রেট লাগাবে সেটা তো সাপ্লায়ার পেমেন্ট করবে, কিন্তু দেবে তো অরিজিনালি कौन देगा? रेसिपिएंट ही तो देगा, कंज्यूमर ही तो देगा अल्टीमेटली। तो इट इज अ कंज्यूमर बेस्ड टैक्स, कंज्यूमर को ही तो देना पड़ेगा। अगर जीरो रेट है कुछ नहीं देगा, नील रेट है कुछ नहीं देगा, एग्जेम्प्टेड है तो सवाल ही नहीं। नॉन जीएसटी है उसमें जीएसटी नहीं लगेगा, दूसरा टैक्स लग सकता है। डन। They are the types of supply on the basis of GST rate।
on the basis of GST. बिकॉज हम लोगों ने तो बहुत सारा सप्लाई किया सिखा है, सिंगल सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई, मल्टीपल सप्लाई, बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन द प्लेस, इंटरेस्टेड सप्लाई, इंटरेस्टेड सप्लाई, बेस्ड ऑन द GST, taxable supply, non-taxable supply, nil rated supply, zero rated supply, exempted supply. Non-taxable supply में alcoholic liquor और supply specified petrol, diesel, exempted supply. Taxable में a supply of goods or services on which is chargeable to GST, but it may be zero rate. तो nil rate, zero rate, ये सब क्या है? Under the taxable supply. Done. Taxable supply. Sir. एक second. दाड़ा बाबा. B. Nil rated supply. C. Nil rated supply. X second. Zero rated supply. Exempted supply. हाँ बोल. স্যার আপনি যে বললেন স্যার একটা সাপ্লাই যেটা হয় ফরওয়ার্ড চার্জ হয় আর একটা হচ্ছে রিভার্স চার্জ, তো স্যার যখন রিভার্স চার্জে যখন রেসিপিয়েন্ট ট্যাক্স পে করবে তো ডাইরেক্ট কি গভর্নমেন্টকে ট্যাক্স পে কাকে করবে? পেমেন্ট করবে? গভর্নমেন্টকেই পে করবে, কারণ আনরেজিস্টার্ড ডিলার কান্ট ডু সাচ ফর্মালিটিস। তাহলে যে রেজিস্টার্ড সেই ফর্মালিটি ফলো করবে। স্যার যদি কনজিউমারই রেজিস্টার্ড না হলো তাহলে তো প্রশ্নই নেই, তাহলে জিএসটি লাগবে না। স্যার যদি রেজিস্টার হলো তাহলে ও কোন গুডস এর উপর ট্যাক্স দেবে ডাইরেক্ট গভর্নমেন্টকে? যে গুডস এর উপরে ওর ফরওয়ার্ড চার্জ হয়, সব গুডস এর উপরই ফরওয়ার্ড চার্জ হয়। রিভার্স সেটাই তো চার্জ স্যার। কিছু কিছু গুডস এর উপর হয়, কয়েকটা আইটেমের উপরে তো হয়। কিভাবে বুঝবো স্যার ও রিভার্স চার্জ কিভাবে হবে? ও লিস্ট আছে, লিস্ট তখন দেখতে হবে। কিছু আইটেম তো 10-12টা আইটেম আছে, इससे ज्यादा नहीं। ও ঠিক আছে স্যার। कोई सवाल यहां तक? यहां तक एनी सवाल? चलो देन।